8 बजे के करीब एक 35 साल के सुनीता देवी अपने पति मंत्री जी से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उस बर्थडे में जाना है, मैं 4-5 घंटों में वापस लौट आऊंगी। उसका पति मंत्री होता है और यह अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी लेकर के जाओ और फिर 4-5 घंटे में जल्द से वापस आ जाना। दोस्त जी, गीता देवी गाड़ी उठाती है और अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए निकल जाती है, लेकिन अपने वो फ्रेंड के बर्थडे में नहीं जाती है, बल्कि वो एक होटल में पहुंच जाती है और वहां पर एक कमरा बुक करती है और कमरा बुक करने के बाद वह उस कमरे के बेड पे जा करके लेट जाती है। उसके बाद वह अपने नौकर सुनील को फोन करती है और कहती है कि 20 मिनट के अंदर अंदर फलना जगह पर एक होटल है, वहां पे आ जाओ और कमरा नंबर ये है, तो इसमें मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब दोस्तों, जो सुनील होता है वह 20 मिनट के अंदर उस होटल में पहुंच भी जाता है और कमरे का जो गेट होता है उस पर वो दस्तक देता है। तो अब जो अनीता देवी अंदर से गेट खोलती है तो उसका जो नौकर सुनील होता है वह अपनी मालकिन को जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उसकी मालकिन ने मात्र अपने शरीर पे मात्र 2 ही कपड़े पहन रखे थे। अब सुनीता देवी अपने नौकर का हाथ पकड़ती है, उसे अंदर लेकर के चली जाती है। वहां पर जाने के बाद उसके शरीर पे जो बचे कुचे कपड़े थे वह भी उसे उतारने लगती है और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है वाकई में हैरान कर देने वाला था। ये कहानी ही बहुत अजीब है और बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों, इस कहानी, इस घटना के अंत में जो कुछ भी होता है वो वाकई में बहुत भयानक होता है और जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो वाकई में आपको भी यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा और हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप हमारी ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज मैं उन दोस्तों का नाम लूंगा जो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं घटना की और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से और इसी शहर के अंतर्गत एक गांव आता है और उसी गांव की एक घटना है। वहां पर एक 50 साल के मंत्री रहा करते थे जिनका नाम हरकेश था, जो कि पहले मंत्री पद पे रह चुके थे और आज वो अपने घर पे अकेला रहता था। जब वो मंत्री पद पे था तो उसने उस समय बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, काफी ज्यादा संपत्ति बनाई थी और काफी ज्यादा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमाया था। और मंत्री जी के 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटे जवान होते हैं, दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वे अपनी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो चुके थे और मंत्री की पत्नी नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले पत्नी का बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। तो मंत्री जी घर पे अकेला रहा करते थे और उनको अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होने लगा था। उनके अंदर जो उनकी आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अपनी अब इस आवश्यकता को पूरा करे तो कैसे करे। लेकिन मंत्री की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि उस मोड़ ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब हरकेश जो होता है अपने घर पे बैठ के चाय पी रहा होता है, तभी इसके घर पर एक 28 साल की विधवा महिला आती है जिसका नाम अनीता देवी होता है। अनीता जो थी वह विधवा थी, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अनीता देवी मंत्री साहब से कहती है कि मंत्री साहब, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं एक बेहद गरीब औरत हूँ और मैं विधवा भी हूँ, मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है और मेरा 5 साल का एक बेटा है और मैं अपने बेटे के साथ गुजर बसर नहीं कर पा रही हूँ, पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपके घर पे आई हूँ कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए। लोगों से सुना है कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं और अगर आपके घर में कोई काम हो, खाना बनाने का, साफ सफाई का, तो मुझे रख लीजिए, मैं आपका हर एक काम मन लगा के करूंगी। दोस्तों, उसकी आवाज में एक दर्द था, सच्चाई थी। अब हरकेश ने उसके ऊपर से नीचे ले देखा, वह गरीब और मजबूर थी, लेकिन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखों में एक कशिश थी। मंत्री जी का दिल पिघल गया और उसने उन्हें अपने जरूरत का हल भी नजर आने लगा और सोचा कि घर में रहेगा तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और उसमें उसका भी भला हो जाएगा। अब दोस्तों, यह बात उसने गहरी सांस लेके कहा कि तुम कल से आ सकती हो, कल से घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम तुम्हारा, तनख्वाह तुम जो बोलो। अनीता की आंखों में आंसू आ गए, उसने मंत्री जी का पैर छुआ और कहा कि आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और अगर आप आज मुझे काम पे नहीं रखते तो पता नहीं मेरा आगे का क्या होता, मैं अपने बच्चे का कैसे लालन पालन करती। उसने तुरंत मंत्री जी के पैर पकड़ लिया और कहा, साहब आप भगवान है और तनख्वाह जो आप देंगे मुझे मंजूर होगा। और उस दिन के बाद से अनीता रोज आती और शाम 5 बजे तक घर का काम निपटा के चला जाती। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। अब दोस्तों, घर से रोज सुबह शाम ताजे खाने की खुशबू आती, हर चीज घर पे साफ सुथरी मिलती। सुनीता बहुत मेहनती थी और उससे भी ज्यादा वह समझदार थी और वह मंत्री के हर एक छोटे बड़े कामों का ख्याल रखती थी। कब उन्हें चाय चाहिए, कब उन्हें दवाई देनी है, सब कुछ वह सही समय पर मंत्री जी को दे देती थी। तो मंत्री जो था वह सुनीता के हाथ का बना खाना खाते और उसकी बातें सुनते। वो अक्सर अपनी गरीबी के रोना रोती थी, तो मंत्री उसे दिलासा देते थे और धीरे धीरे उनके पीछे एक अनकहा रिश्ता बनने लगा और हरकेश की उसकी मौजूदगी की आदत हो गई और जिस दिन वो नहीं आती उस दिन बेचैनी हो जाता हरकेश।
और वह उसकी सादगी सेवा को पूरी तरह से लट्टू हो चुके थे। और करीबन 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में सुनीता ने हरकेश का दिल जीत लिया था और वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि घर की आवश्यकता बन चुकी थी। और एक शाम जब सुनीता काम खत्म करके जाने लगी तो हरकेश ने रोका और हरकेश उसके सामने वाले पे बैठा और बोला, देखो अनीता, जब से तुम आई हो ये घर फिर से घर लगने लगा है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गलत मत समझना। दोस्तों, अनीता चुपचाप नजरें झुकाए सुनती रही और कहा कि देखो, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ और तुम्हारी भी एक जिंदगी है, जरूरतें हैं और मेरी भी यही चीज है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर की मालकिन बन के रहो, जो भी मेरी संपत्ति है वो सब कुछ तुम्हारा होगा और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे और बाकी का जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। अब दोस्तों, जो सुनीता थी वो भी सोचती है। अब दोस्तों, सुनीता ने जैसे ये बात सुनी, उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था और उसकी आंखों के सामने उसके सारी गरीबी, सारी मुश्किलें दूर होते हुए नजर आ रही थी। मंत्री साहब, इतना पैसा, इतना बड़ा घर, गाड़ी, नौकर साहब, इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसे हरकेश की उम्र या फिर उसे बूढ़े शरीर से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो बस सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था और उसे लग रहा था कि उसके बंद पड़े किस्मत का ताला आज खुलने वाला है। और उसने शर्माने का नाटक करते हुए धीरे से हाँ कर दिया और अगले ही हफ्ते शहर के एक छोटे से मंदिर में कुछ गिने चुने लोगों के साथ हरकेश और अनीता ने शादी कर ली। अब अनीता उस घर की मालकिन बन चुकी थी और उसकी जिंदगी अब पूरे 180 डिग्री घूम गई थी। कहाँ वो फटे पुराने कपड़े पहनती थी और कहाँ आज उसके पास महंगे साड़ी और गहनों से अलमारियां भरी पड़ी थी। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सुनीता एक अच्छी पत्नी की तरह हरकेश का पूरा ख्याल रखती थी। वो हरकेश को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी और मंत्री जी भी उस पर जान छिड़कते थे। वो उसे शॉपिंग को ले जाते, महंगे महंगे तोहफे देते और हरकेश को लगा जैसे उसका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है और शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि अनीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। और वह एक 30 साल की जवान औरत थी जिसके अंदर हवाईजे हजारों ख्वाहिश और अरमान थी और उसका व्यक्ति एक 55 साल का बूढ़ा आदमी था। हरकेश उसे हर सुख सुविधा दे सकते थे लेकिन वह सुख नहीं दे पा रहे थे जिसको अपनी जवान औरत को अपने पति से उम्मीद होती है। रात को अंधेरे में अनीता को अपनी जवानी और खूबसूरती उस बूढ़े शरीर के साथ बर्बाद होता हुआ महसूस हो रही थी और वो सोचती है कि क्या सोचा था, क्या हो रहा है। पैसा तो बहुत है लेकिन पैसे का क्या होगा जब मेरे मन को ही शांति नहीं मिले और ये आदमी मुझे वो खुशी दे ही नहीं सकता है जो मुझे चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी इसके साथ ऐसे ही कट जाएगी। अब उसके अंदर का असंतोष बढ़ने लगा था और वह एक ऐसे रास्ते की तलाश में थी जहां उसको पैसा भी मिले और उसकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और एक दिन दोपहर को हरकेश, सुनीता और लॉन में बैठ के चाय पी रहे थे। तभी एक लड़का अंदर आया। वह लंबा कद, 6 फीट चौड़ा सीना और चेहरे पे गजब की मासूमियत। और वह सीधा आया और मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहा कि मंत्री साहब, मेरा नाम सुनील है, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मेरे ऊपर 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है और घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए साहब, मैं आपका हर एक काम करूंगा। झाड़ू पोछा, गाड़ी साफ करना, बाजार का काम, कुछ भी करवा लीजिए, बस मुझे एक नौकरी दे दीजिए। अब हरकेश को दोस्तों उस पर तरस तो आया लेकिन घर में पहले से काम करने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हमारे घर पर अभी ऐसे किसी काम करने वाले की आवश्यकता नहीं है, तुम कहीं और कोशिश कर लो। हरकेश तो तुम मना कर दिया लेकिन सुनीता की नजरें उसी पर टिपी हुई थी। उसकी जवान और गठीले शरीर को देखकर अनीता के अंदर एक अजब सी लहर दौड़ गई और उसे सुनील में वो सब कुछ नजर आ रहा था जो उसको अपने पति में नहीं दिखता था। अब वो तुरंत अपने पति को समझाने लगती है कि सुनिए जी, आप मना क्यों कर रहे हैं, वो लड़का कितना परेशान लग रहा है और हमें एक भरोसेमंद आदमी की आवश्यकता है। बाजार के छोटे मोटे काम, गाड़ी की साफ सफाई, बगीचे की देखभाल ये कर लेगा और घर पर लड़का रहेगा तो घर का भी कुछ काम कर लेगा। 10-12 हजार देने पड़ेंगे, रख लेते हैं इसे भी। अब दोस्तों, सुनीता ने इतने प्यार से कहा कि हरकेश अपनी नई नवेली पत्नी की बात नहीं टाल सका और उसने सोचा कि सुनीता खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। उसने सुनील को काम पर रख लिया और उसे घर के पीछे बना सर्वेंट क्वार्टर भी रहने के लिए दे दिया। सुनील के आने से सुनीता की दुनिया ही बदल गई थी। अब सुनील को देखने से ही उसके दिन बीतता और रात बीतता था और उसकी गंदी नजर हर वक्त सुनील पर ही रहती थी और वह जानबूझ के ऐसे काम बताती थी जिसमें कि सुनील को मेहनत करनी पड़े, ये झुकना पड़े ताकि वह उसके शरीर को निहार सके। वो अक्सर उसे बात करने की बहाने ढूंढती थी। कभी किचन में पानी पीने के बहाने आती तो कभी बगीचे में टहलने के लिए आती और वो उसे देख के मुस्कुराया करती थी और कहती थी कि सुनील, तुम बहुत मेहनती हो और तुम बिल्कुल हीरो की तरह देखते हो। सुनील एक सीधा साधा लड़का था। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और अपनी मालकिन के इस बर्ताव से घबराता था लेकिन वो ये भी देख रहा था कि उसकी मालकिन जवान और बेहद खूबसूरत है। अब धीरे धीरे वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और वो जानता था कि ये गलत है लेकिन गरीबी और जवानी इंसान को गलत रास्ते पर ले ही जाती है।
अनीता की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और भव्य थी, अंदर से उतनी खोखली थी। हरकेश उसके पति एक ऐसे जोहरी थे जिन्हें अपने बेशकीमती हीरे से तो प्यार था, लेकिन उन्हें वह संगमरमर की गुड़िया की कोई कदर नहीं थी जो उनके साथ थी। वह उसे बेहद मानते जानते बहुत थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी आवश्यकता थी जो वह पूरी नहीं कर पाते थे, और यही चीज अनीता को खाई जा रही थी। अब दोस्तों शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन अनीता के लिए हरकेश का स्पर्श सिर्फ एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वह सिर्फ पत्नी थी, लेकिन प्रेमिका होने का एहसास उसके लिए अनछुआ था। उसका दिल प्यार की दो बूंद छूने के लिए तरस रहा था, एक ऐसा आलिंगन के लिए तरसता था जिसमें सिर्फ अधिकार नहीं, अपनापन भी हो। उसका आलीशान घर एक महल से कम नहीं था, और वह एक सोने का पिंजरा बन चुका था। दिन नौकर चाकर के चहल पहल में तो कट जाता, लेकिन रात किसी बहुत लंबी होती थी, और वह अक्सर खिड़की के पास बैठ के आसमान के चांद को निहारती और सोचती कि क्या उसके जिंदगी में भी कहीं प्यार की चांदनी खिलेगी। अब दोस्तों इसी तरह शायद उसकी जिंदगी में ताजी हवा के झोंके की तरह सुनील आया था, और वह एक नौकर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश सी भोलापन था जो अनीता को खींचता था, और जब वह आसपास होता तो अनीता को अपने अंदर एक धड़कन सी महसूस होती थी, और वो जानबूझ के उसे छोटे छोटे कामों के लिए बुलाती थी। उसकी आवाज सुनने के लिए, उसकी झलक देखने के लिए, कभी पर्दा ठीक करने के बहाने तो कभी पानी लाने के बहाने। और उसकी आंखें बस सुनील को ही ढूंढती रहती थी, और सुनील भी अपनी मालकिन के बदलते व्यवहार से अनजान नहीं था। वह उनकी आंखों में अपने लिए एक अजब चमक देखता था, वह एक ऐसा भाव जिसे वह नाम नहीं दे पाता था, लेकिन महसूस करता था। सुनीता का दुखी चेहरा, उसका उदास आंखें और एक अनकही तड़प सुनील के भी दिल में अजब बेचैनी पैदा करती थी। वह अपनी हैसियत जानता था, जमीन और आसमान का फर्क उसे सीमाओं का एहसास कराता था, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद पल रही थी। अनीता, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर दिल्ली जाना पड़ेगा 5 दिन के लिए, मुझे कल सुबह निकलना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। हरकेश के ये शब्द सुनीता के कानों में संगीत के लिए तरह पड़े थे, और उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि 5 दिन बिना बंदिश के, बिना किसी की नजरों के, ये ख्याल ही उसके अंदर सिरहन पैदा कर गया, और उसके मन में उत्साह के लड्डू फूटने लगे। लेकिन उसने बड़े ही कुशलता से एक झूठी उदासी का नकाब ओढ़ दिया और कहा कि अरे आप चले जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा। उसने अपनी आवाज में बनावटी दर्द घोलते हुए कहा कि काम जरूरी है तो जाइए, मैं सुनील को बोल दूंगी कि घर का ध्यान रखेगा। सुनील का नाम उसके जुबान पैसे फैसला जैसे कि बरसों सुबह उसका इंतजार कर रही हो। अगली सुबह जैसे ही हरकेश की गाड़ी गेट से बाहर निकली, सुनीता ने गहरी और आजाद सांस ली, और आज ये सिर्फ घर नहीं उसका आसमान था, और वह आज अपनी मर्जी की मालिक थी, और आज उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, उसकी हंसी पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा, और पूरे घर में ऐसे घूमी जैसे कि कोई पंछी पहली बार अपने पंख फैला रहा हो। सारे दिन एक अजीब सी बेचैनी और मीठे इंतजार में बीता था, और आज घड़ी की सुइयां उसे दुश्मन की तरह लग रही थी जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बस किसी तरह रात होने का इंतजार कर रही थी, और यह एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी और रात अपनी काली चादर फैला रही थी। करीब 8:30 बजे जब सुनील अपना काम करके अपने कमरे की ओर जाने लगा तो सुनीता की आवाज ने उसके कदमों को रोक लिया, और उस आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक निमंत्रण था जिसे अनसुना कहना नामुमकिन था। सुनील का दिल जोरों से धड़कने लगा, और वह मुड़ा और आकर के सुनीता के सामने खड़ा हो गया। जी मालकिन। सुनीता ने अपने आंखों में एक मासूमियत का समंदर भर लिया और बोली कि आज साहब घर पे नहीं है, और मुझे इतने बड़े घर पे अकेले डर लगता है सोने में, तो तुम ऐसा करो कि बाहर वाले कमरे में सो जाओ। सुनील कोई पत्थर का मूर्त नहीं था, वह अपनी आंखों में मालकिन के छिपे इरादों को देख सकता था, और वो देख सकता था कि डर का बहाना सिर्फ एक पर्दा था, और इसके पीछे सालों की दबी ख्वाहिश और एक औरत की तड़प छिपी हुई थी। उसका दिल एक पल भी तो घबराया, लेकिन अगले ही पल उस चाहत ने उसके डर पे काबू पा लिया जो उसके अंदर भी सुलग रही थी, और उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से सर हिलाकर सहमति दे दी। रात के 10 बजे जब घर के सारे नौकर सो चुके थे और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर चुका था, तब सुनीता का हल्का दरवाजा खुला कमरे का, और उसे अपने सुनीता को अपने पास बुलाया। और सुनील को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपने की दुनिया में जा रहा है। जब वो दरवाजा खोल के कमरे के अंदर कदम रखा तो उसके सामने जो मंजर था दोस्तों, उसे देख के उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि सुनीता एक महीन नाइटी में खड़ी थी। अब दोस्तों कमरे में हल्की नीली रोशनी भी फैली हुई थी जो माहौल को और भी ज्यादा मायावी बना रही थी। हवा में इत्र की एक नशीली महक घूम रही थी। और दोस्तों सुनीता किसी मालकिन की तरह नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। इतना हसीन, इतना मुकम्मल हुस्न सुनील ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुनीता के होठों पे एक दिलकश मुस्कान उभरी और वह धीरे धीरे चल करके सुनील के पास गई और बिना कुछ कहे उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। अनीता का स्पर्श बिजली की झटके की तरह सुनील के बदन में दौड़ गया।
डर क्यों रहे हो सुनील? सुनीता की आवाज किसी मीठी कोयल की तरह थी। मैं तुम्हारी मालकिन और तुम्हारी हर एक जरूरत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मालकिन और फर्ज जैसे शब्द इस माहौल में बेमानी लग रहे थे, और अब सुनीता की नशीली आवाज, उसकी जिस्म की गर्मी, उसकी आंखों में तैरती हुई मोहब्बत ने सुनील के सारे डर और झिझक को एक पल में ही खत्म कर दिया। और उसने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाई और सुनीता की आंखों में जगा। आज उन आंखों में हुक्म नहीं बल्कि एक गहरी प्यास थी, इंतजार था। और सुनीता उसे खींच करके बिस्तर के पास ले जाती है, और उस रात उस बंद कमरे में दो अतिरिक्त रूहें और दो इंसान एक हो गए। और वह सिर्फ जरूरत नहीं थी बल्कि एक दूसरे में खुद को ढूंढ लेने की ख्वाहिश थी। और सुनीता ने अपनी सालों की अधूरी ख्वाहिश, अकेलेपन को, हर एक सिसकी का जवाब को सुनील की जवानी और उसके जुनून में पाया। और सुनील ने भी अपनी गरीबी, मजबूरी और दुनिया के लिए हर एक जख्म को उस अमीर औरत के प्यार भरे आहोश में बुला दिया। और उनके शरीर का मिलन सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं था बल्कि दो आत्माओं का संवाद था। हर स्पर्श, हर जो क्रिया था वो एक अलग ही कहानी कह रहा था, और वह एक दूसरे में से खो गए। उन्हें समय का होश नहीं रहा। और उस रात उस कमरे की दीवारें दो दिलों के मिलन की गवाह बनी थी। एक ऐसा मिलन जिसे समाज पाप करता है, लेकिन उनके लिए वह जिंदगी का सबसे पवित्र और खूबसूरत एहसास था। अगले 4 दिन उनके लिए किसी हसीन सपने से कम नहीं था, और उनका रिश्ता एक अजीब सा दोबारा जिंदगी जी रहा था। दिन के उजाले में मालिक और वह नौकर का किरदार ही निभाते थे, और सुनीता उसे सुनील करके बुलाती और उसे जी मालकिन करके सिर झुका लिया करता था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, सारे पर्दे, सारी दीवारें गिर जाती थी, और वह सिर्फ सुनील और सुनीता बन जाते थे। और दो ऐसे प्रेमी जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, और उन्होंने उस घर के हर कोने को मोहब्बत की निशानी से सजा दिया था। कभी वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के घंटों बात करते, अपने सपने, अपने खुशियां, अपने गम एक दूसरे से बांटा करते थे। और सुनीता ने उसको अपनी बचपन, अपनी दिली ख्वाहिशों के बारे में बताया। सुनील ने अपने गांव, परिवार और अपनी गरीबी की कहानियां सुनाई। और उनकी बातें सिर्फ बातें ही नहीं थी बल्कि वह एक दूसरे को आत्मा को छूने का जरिया था। और एक रात छत पे ठंडी हवा में सुनीता ने अपना सिर सुनील के कंधे पे रखा और पूछा कि क्या तुम मुझसे सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो, क्या क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और बहुत अमीर हूँ? सुनील ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और कहा कि मैडम, जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे आपकी दौलत नहीं, मुझे आपको अकेलापन दिखता है। और मुझे आपके अकेलेपन से, उदासी से मोहब्बत हो गई है, जो मैं मिटा देना चाहता हूँ। ये सुन के अनीता की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये खुशी के आंसू थे, ये एहसास के आंखें थे। जो कोई है जो जानता है, जो उसको शरीर की नहीं उसकी आत्मा को जानता। और वो 5 दिन में सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा भावनात्मक बंधन बना लिया जो किसी भी सामाजिक रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा और अच्छा था। उन्होंने साथ में खाना बनाया, फिल्में देखी, और बच्चों की तरह घर में एक दूसरे के पीछे भागे। और वो भूल गए थे कि ये रिश्ता कितना खोखला और खतरनाक है, और वो उस पल को जी लेना चाहते थे, उसको अपनी सांसों में भर लेना चाहते थे। और ये 5 दिन अपनी जिंदगी का वो सुनहरा अध्याय था जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान नहीं थे कि इसका अंत बहुत खराब होगा। 5 दिन के बाद हरकेश घर लौट आया, और उसने देखा कि सुनीता बहुत ज्यादा खिली खिली नजर आ रही थी। उसको लगा कि वो उसके प्यार का असर है। वो अपनी पत्नी को खुश देखकर वो भी खुश हो गए थे। लेकिन अब अनीता के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था, और हरकेश के घर पे रहने के कारण उसे सुनील से मिलने का मौका नहीं मिल पाता था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है, और वे अब उस लड़के के लिए तड़प रही थी। और उसने फैसला किया कि वह इंतजार नहीं कर सकती, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एक रात 8 बजे अपने पति से कहा कि सुनिए जी, मुझे एक बड़ी बहुत खास सहेली का बर्थडे है, मुझे जाना होगा। ज्यादा देर नहीं होगी, 4-5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। हरकेश अपनी पत्नी को मना नहीं करता है और कहता है कि ठीक है, पर ध्यान से जाना और टाइम पे आ जाना। अब दोस्तों अनीता तैयार होती है, अपनी गाड़ी निकालती है और घर से निकल जाती है। लेकिन अब वो अपनी सहेली के घर नहीं गई, सीधा वह एक जाने माने होटल पे जाती है। और उस होटल का मालिक जयदेव हरकेश का पुराना दोस्त था। अब सुनीता ने काउंटर पे जाके कमरा बुक किया। जयदेव ने उसे देखा तो वह पहचान गया कि ये मंत्री साहब की नई पत्नी है, लेकिन उससे उसने कुछ नहीं कहा। अनीता कमरे में गई और तुरंत सुनील को फोन किया कि सुनील, मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूँ। होटल का नाम दिया और कमरा नंबर 420, और कहा कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुनील भी तड़प रहा था। फोन आते ही वह तुरंत होटल पहुंच जाता है और तुरंत कमरे में जाता है। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा कि पहली रात का था। अनीता उसका इंतजार कर रही थी, और फिर से उन दोनों के बीच में वही गुनाह का खेल शुरू हो गया। और वह दोनों अपनी दुनिया में इतनी ज्यादा खो गए थे, उन्हें आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। उधर होटल का मालिक जयदेव बेचैन था, और वह हरकेश का बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था। और उसने जब मंत्री साहब की पत्नी को जवान लड़के के साथ कमरे में जाते हुए देखा तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, और उसका जमीर उसे कचोट रहा था। और बहुत सोचने के बाद उसने हरकेश को फोन किया और कहा कि मंत्री साहब, मैं
मैं जयदेव बोल रहा हूँ होटल से। तो बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है, सब ठीक है। तब हरकेश ने पूछे, जयदेव ने कहा कि साहब एक बहुत अजीब बात है, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं। आपकी पत्नी अनीता होटल में है और उसके साथ एक जवान लड़का भी होटल में, वो कमरा नंबर 420 में है। ये सुनते ही हरकेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो, उनका खून खौल उठा और कहते हैं क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? तब वो कहता है नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप चाहे तो आ सकते हैं। हरकेश का गुस्सा 7वें आसमान पे था और उसने फोन काटा, गाड़ी की चाबी उठाई और तूफान की तरह होटल की तरफ चले गए। और उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि धोखा। अब जब होटल पहुंचे, जयदेव उनका इंतजार कर रहा था। हरकेश ने उन्हें साथ लिया और सीधा कमरा नंबर 420 में पहुंचा। उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर एक लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर का दरवाजा देखकर हरकेश का दुनिया ही उजड़ गई। उसकी पत्नी उनके ही नौकर सुनील के साथ बिस्तर पे आपत्तिजनक हालात में थी और दोनों देख उन्हें ऐसे चौंक गए जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हरकेश एक घायल सेठ की तरह उन पे झपटे और उन्होंने सुनील को बिस्तर से खींच करके नीचे गिराया और उसे लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। और फिर वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़े, उसे भी गाल पे एक तमाचा मारा और उसके बाद दोस्तों पत्नी को भी तमाचा मारा। कहा कि चुड़ैल तूने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें इज्जत दी और तूने मुझे धोखा दिया। होटल में हंगामा मच जाता है। हरकेश ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर में पुलिस आ जाती है और सुनील और उसकी पत्नी को जो थी वो दोनों को गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है। ले जाकर अच्छे से खातिरदारी करती है और फिर उन्हें जेल भेज देती है। हरकेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में खत्म हो चुका था। 4 महीने के बाद उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अनीता का भी सब कुछ छीन गया, इज्जत, पैसा, घर, सब कुछ छीन लिया। और वह अपनी एक गलती और हवस के कारण अब अर्श से फर्श पे आके गिरी थी और हरकेश वापस अपने उसी अकेली जिंदगी में लौट आए थे। उनका घर अब पहले से भी ज्यादा सुना और भयानक लगता था और उन्होंने एक साथी की तलाश में गलती की थी और उस गलती की सजा उन्हें उम्र भर काटनी थी। और वो सोचते हैं कि काश उस दिन उन्होंने अनीता पे तरस नहीं खाया होता। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना सबसे बुरा सपना में बदल गया था। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से खुद को बचा सके और समय रहते सही निर्णय ले सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सही घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।